पहले गन्ने का रस लोग पीते थे, गुड़ खाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब से उसको रिफाइंड किया और वाइट शुगर आई, ये वाइट पॉइजन है और स्लो पॉइजन हमने खाना शुरू कर दिया। और चेंज आया गेहूं में। पहले चोकर के साथ पूरा गेहूं खाया जाता था, गेहूं के साथ में चना वगैरह भी मिला देते थे, जौ भी मिला देते थे, लेकिन अभी गेहूं की चोकर अलग निकाल लिया आपने। अब उसके अंदर से फाइबर निकल गए, आपके विटामिन निकल गए, मिनरल निकल गए, तो वाइट जो ये आटा बन के आया, वो आटा जो है वो हाईली कार्बोहाइड्रेट है, उसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है। एक समय ऐसा आता है कि इंसुलिन कितना ही बढ़ जाए और वो रेजिस्टेंट हो गया। तब इंसुलिन जो है पूरी कोशिश करने के बाद सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं डाल पा रहा, तब हम कहते हैं इसको डायबिटीज़ हो गई। ये डायबिटीज़ टाइप 1 नहीं है, टाइप 2 है। टाइप 2 है। अगर आपको हेल्थ में अवेयरनेस चाहिए, प्रॉपर नॉलेज चाहिए, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, क्योंकि अब आपको बताई जाएगी कि आपको क्या खाना है। अपने आप से बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उसके लिए ज़रूर आप डॉक्टर से कंसल्ट करो। अब हम इसका सोल्यूशन क्या देखेंगे कि सोल्यूशन में हम कार्बोहाइड्रेट बंद कर देंगे। नंबर 1 खाना बंद, कार्बोहाइड्रेट। फैट पे और प्रोटीन पे आएंगे। अब कार्बोहाइड्रेट में बता दिया, आपको चीनी नहीं खानी है, आपको गेहूं का आटे का जो मैदा है वो नहीं खानी है, आपको चावल नहीं खाने हैं, आपको आलू नहीं खाने, और बहुत सारी जो दूसरी और कार्बोहाइड्रेट होती हैं उनको नहीं लेना है। मतलब कार्बोहाइड्रेट वाले कोई भी चीज़ है उसको कम कर देना है, छोड़ देना है, मिनिमाइज कर देना है। सुबह उठ के खाली पेट एक एडल्ट को कम से कम 4 से 5 चम्मच देसी घी पीना है। 4 से 5 चम्मच देसी घी। इसमें क्लियरिटी चाहूँगा, 4 से 5 चम्मच पिघला हुआ या जमा हुआ? पिघला हुआ घी जो कि आराम से पैलेटेबल हो, हल्का सा निभाया हो। उसमें स्वाद के लिए आप हल्का सा नमक, काली मिर्च डाल सकते हैं। एक 5 ml का मतलब है 25 ml, 5 टीस्पून का मतलब होता है कि 25 ml घी हमको सीधे पी जाना है। हाँ। पीने के बाद क्या होगा, ये एडल्ट के लिए है। एडल्ट के लिए इसमें हम सरसों का तेल भी कोई पीना चाहे तो वो पी सकता है, ऑलिव ऑयल भी वो पीना चाहे तो पी सकता है, और तिल का तेल भी पी सकता है, देसी घी भी। 4 उसके पास ऑप्शन है। लेकिन ये शुद्ध होने चाहिए। शुद्ध तो होती है। अब तिल का तेल भी ठीक से सामने निकलवा लो। हाँ। सरसों का तेल भी मिलता ही है अच्छी तरह से, और देसी घी तो मिलता ही है। अब ये जो डाइट है, आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड की टॉप मोस्ट हेल्दी डाइट जो कि साइंटिफिकली प्रूव्ड हो गई है वो है मेडिटेरेनियन डाइट। अच्छा, वो कौन सी है? मेडिटेरेनियन में जो मेडिटेरियन ओशन है उसके आसपास जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो डाइट होती हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाते हैं, सलाद खाते हैं और ऑलिव ऑयल लेते हैं। तो जो ऑलिव ऑयल है वो पूरा अनसेचुरेटेड फैट है, और पता कितना लेते हैं वो? कम से कम 30% उनकी कैलोरीज जो है वो फैट से आती है। अच्छा। और चाहे उसमें फ्राई करेंगे, खाना बनाएंगे, सलाद के ऊपर भी गार्निश कर देंगे, और साथ में नट्स लेते हैं। वो लोग 90-90 साल के, 100-100 साल के पूरे जीते हैं। उनके कोई जेनेटिक ये डायबिटीज़ नहीं है, कोई जेनेटिक हार्ट डिजीज़ नहीं है। आप मेडिटेरेनियन डाइट को सर्च कर लो, और मेडिटेरेनियन कंट्रीज जितने ही हैं वो मेडिटेरेनियन उसके आसपास जितने भी हैं, ग्रीस भी उसमें एक है, और कई सारे कंट्री है, तो आप उसको देख लो। तो वो मेडिटेरेनियन डाइट मैं आपको इंडियन में बता रहा हूँ। अब हमारे पास ऑलिव ऑयल यहाँ नहीं होता तो देसी घी होता है, सरसों का तेल होता है, तिल का तेल होता है। इनको आप सुबह को खाली पेट 4 या 5 चम्मच ले लो। लेने के बाद आपको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि जितना हम फैट की कैलोरीज जाती है वो शुगर से दुगनी जाती है। अगर हमें 5 ml लिया तो 25 ml, हमारे मतलब 5 चम्मच लिया तो 25 ml हमारे पास गया, तो 25 × 9 = 225 कैलोरीज। जबकि इतनी कैलोरीज के लिए हमें 50 ग्राम शुगर चाहिए जी। अब 50 ग्राम शुगर के लिए एकदम से ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा जी। तो हमें कम लेवल। और आप देखेंगे तजुर्बा होगा कि जब हम इतनी कैलोरी लेते हैं हमारा ब्लड शुगर नहीं बढ़ता। अगर फास्टिंग में हमने लिया, सपोज 100 आया, 120 आया, तो पता चला 8 या 10 बढ़ा, बस तो शुगर नहीं बढ़ेगा, एनर्जी आपकी पूरी चलेगी। अब आपको जब भूख लगती है तब आप अपना जो ये हमारे मिलेट्स हैं, चना है, बेसन है, मक्का है, ज्वार है, जई है, इसके साथ थोड़ा बहुत गेहूँ मिला के इसकी रोटी खाओ। मिलेट्स चावल होते हैं, हाई फाइबर होता है उसके अंदर, लो कार्बोहाइड्रेट होता है, बहुत प्रोटीन होता है। मिलेट्स बहुत सारे आजकल मिल रहे हैं। जो मिलेट मैन हैं डॉक्टर कादर अली, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वो एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वर्ल्ड को बदलने जा रहे हैं। मिलेट मैन इनका नाम है, पद्मश्री इनको मिल गया है अभी। अब हम उसकी रोटी खा लें, साथ में दाल, सब्जी, सलाद ये ले लें, और दाल सब्जी में भी आप घी लगाओ, रोटी में भी आप घी लगाओ। उसके बाद दूध हमने बंद कर दिया है,
क्योंकि हमारे लैक्टेज एंजाइम नहीं होता है। दूध की जगह आप टी अगर लेनी है तो ब्लैक टी लो, कॉफ़ी लेनी है तो ब्लैक कॉफ़ी लो, ठीक हो गया। दूध छोड़ना है मतलब? दूध छोड़ना है बिल्कुल। दूध की जगह अगर बहुत किसी की इच्छा है तो मट्ठा ले सकते हैं। अच्छा, मट्ठा नुकसान नहीं देगा? मट्ठा नुकसान नहीं देगा क्योंकि वो उसके अंदर जो है ना Digestion का प्रोटीन, काम करेगा। प्रोटीन कम है और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को है। अब ये डाइट आप दिन भर में खा सकते हो, लेकिन खाने से पहले जब हमको भूख लगती है तभी हमको खाना चाहिए। भूख लगने से पहले कम से कम नहीं तो 1 गिलास पानी पी लें। कितनी देर पहले? जैसी भूख लगनी शुरू हुई 1 गिलास पानी पी लिया। पानी पीने के बाद क्या होगा, भूख थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन हमारे जूस निकल आएंगे बाहर। हाँ। उसके बाद हमने आपको खाना खा लिया, आराम से खाओ, बिल्कुल इधर उधर कंसंट्रेशन खाने पे होनी चाहिए, दिमाग जीभ पे होना चाहिए, मोबाइल और ये सब के सामने नहीं होना चाहिए। शांति से बैठ के आराम से खाना खाओ और उसके बाद में फिर आप आराम घूमो फिरो। जब दोबारा से भूख लगती है जब भी, आप उसको पानी पी के फिर अब भूख को थोड़ा सा एंजॉय करो। एंजॉय कैसे करना है, भूख अभी लग रही है थोड़ी देर में खा लेंगे, हाँ। अभी जल्दी नहीं आ रही है। तो जरूरी नहीं है कि भूख लगते ही तुरंत खाना है। ना ना ना, थोड़ा सा रुक जाओ, जी। नहीं तो बच्चे मत बनो, तो बड़े बन जाओ, हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी तैयार हो जाएगी खाने के लिए। अब यहाँ पे आती है फास्टिंग। फास्टिंग तो ये पहला स्टेप है फास्टिंग का, यू डिले दी हंगर एंड यू एंजॉय दी हंगर। तो फास्टिंग के लिए क्या हुआ कि 2016 में नोबेल प्राइज़ मिला जी। ये जापानी साइंटिस्ट हैं और इनका नाम है योशिनोरी ओसुमी। ये योशिनोरी ओसुमी को इतना बड़ा प्राइज़ मिला है, नोबेल प्राइज़, सिर्फ इसलिए कि फास्टिंग से हमारी बॉडी हमारे अंदर के गंदगी को खा जाती है, जिसे कहते हैं ऑटोफेजी। और कमाल की बात है कि 2016 के इतनी बड़ी डिस्कवरी होने के बाद, नोबेल प्राइज़ होने के बाद में सन्नाटा है मीडिया में फास्टिंग के लिए। इतना बेनिफिट है। कोई डॉक्टर दवाई देगा लेकिन ये नहीं कहेगा फास्टिंग कर लो, क्योंकि उसको नोबेल प्राइज़ मिला है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हमसे छुपाया जा रहा है जानकारी। अब उस फास्टिंग करने के लिए हम कहते हैं कि डिले कर दो खाने को, पानी पहले पी लो और रात को कभी कभी खाना छोड़ दो। कभी कभी मतलब हफ्ते में कितनी इच्छा नहीं करी, नहीं खाया। अच्छा, हल्के रहो बस, मतलब पेट हल्का रहना चाहिए, पेट हैवी नहीं रहना चाहिए। एंजॉय करो फूड को। हम फूड को बर्डन ले लेते हैं अपने ऊपर। बर्डन क्यों लेना है आपको? आप राजा हो, नौकर तो नहीं हो। तो हम खाने के नौकर ना बने, स्लोली एंड ग्रेजुअली खाएं, एंजॉय करके खाएं। उसके बाद अब जो चौथी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है आपकी एक्सरसाइज। हाँ, और नेचर के साथ कैसे जुड़ेंगे। हम यहाँ बैठे हुए हैं, पीछे गंगा बह रही है, देखिए कितनी शानदार लगती है, और पर्यावरण इतना अच्छा है। मैं जानबूझ के यहाँ आया हूँ क्योंकि हमारा एक आश्रम का पंचकर्मा सेंटर है जिसमें दूर दूर से लोग आके ठहरते हैं। तो यहाँ के वातावरण से ही हेल्दी होने लगता है आदमी। क्यों? क्योंकि यहाँ से कनेक्ट होता है, हमारे एक एक सेंस जो है, हमारी बॉडी कनेक्ट होती है। तो पहला कनेक्शन हमें जोड़ना है सूर्य से। सूर्य क्योंकि पावर हाउस है, प्राण है एक। हमारी पूरी पृथ्वी का जो प्राण है ना, लाइफ, वो कहते हैं ना ये मर गया इसके प्राण निकल गए, तो वो जिंदा हो गया इसके प्राण आ गए वापस। तो ये प्राण क्या है, ये सूर्य से ही, अगर यहाँ नहीं प्लेनेट पे नहीं पड़ेगा तो ये पेड़ पौधे सारे सूख जाएंगे, बरसात भी नहीं होगी और हम लोग मर जाएंगे। सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ लाइफ, सोर्स ऑफ लाइफ है। अब इसको जुड़ने के लिए जो आयुर्वेदिक मसाज ऑयल होते हैं, खूब सारे मालिश करो और धूप की सिकाई करो। 15 मिनट अगर धूप की सिकाई कर ली तो आप देख के ताजुब हो जाएंगे, एक हफ्ते के अंदर हेल्थ कैसी बढ़िया होती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो सेंसर्स हैं ना सारे, हमारा जो आइज़ के पीछे जो ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं उसको, उसके अंदर बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। वो हार्मोन हमारे थायराइड को रेगुलेट करते हैं, हमारे ग्रोथ फैक्टर्स को करते हैं, हमारे एड्रिनल्स को करते हैं, ओवरीज को करते हैं, बच्चों की ग्रोथ को करते हैं। इस तरह से हमारी पूरी बॉडी जो है, इसका जो कंट्रोल है वो यहाँ है। तो जब सन यहाँ पे पड़ता है तो हमारे अंदर के जो हार्मोन्स है वो हमारी बॉडी में बढ़िया होने शुरू होते हैं, तो बैलेंस हो जाएगा। तो आपका इंसुलिन भी बैलेंस हो जाएगा, आपके जो दूसरे हार्मोन्स हैं वो भी बैलेंस हो जाएंगे। तो हमारा सारा, एक बत्ती खोली दूसरी, एक सदे साधो सारा सद, सब सत्य चले जाएंगे। उसके बाद आप धूप में खूब लेटो, पसीना आने दो, अपनी बॉडी को ऐसे सिकाई करो जैसे ब्रेड को करते हैं।
पहले फ्रंट से फिर बैक से? बैक से, जितने भी स्किन पे पड़ सकता है। महिलाओं के लिए कोई प्राइवेट स्पेस में चले जाओ, आपको जान के ताज्जुब होगा, यूरोप के अंदर तो धूप कम पड़ती है, लेकिन वहाँ के लोग पैसा बचाते हैं और स्पेन में जाते हैं धूप सेकने के लिए। और वहाँ पे जो है सी बीच पे मिनिमम कपड़ों पे पड़े रहते हैं। हम लोगों को तो देख के शर्म आती है, लेकिन वो लोग अपनी विटामिन डी बनाने के लिए आते हमें लगता है ऐसी मजे करने बैठे हैं, हाँ। लेकिन वो एक तरीके से वेलनेस की तरफ बढ़ वो वेलनेस के लिए आते हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं हो क्या देख रहा है मैं क्या, वो अपनी स्किन के अंदर विटामिन डी बनाने आए हैं। अब देखिए, सुबह हमने बताया देसी घी जब अंदर जाएगा तो लीवर बनाएगा कोलेस्ट्रॉल, खराब कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाएगा, जो शुगर से बन रहा था, कार्बोहाइड्रेट से बन रहा था, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनना शुरू हो जाएगा। मतलब घी से गुड कोलेस्ट्रॉल बनता है। गुड कोलेस्ट्रॉल बनेगा। आपने देखे होंगे कमेंट आए जी। एक कमाल औरत थी, उसने बताया कि किस तरह से चेंज हुआ मैंने घी खा के। जी। एक महीने का जो हो गया हमारा टाइम, ये इसमें मेरे को जो फीडबैक मिल रहा है 100% फीडबैक ऐसा मिल रहा है कि उनकी सब कुछ बैलेंस होता चला जाए। जी। उससे पहले तो हमें मिलता ही था, उसी आधार पे हमने बनाया। तो क्या होता है, जब हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में जोड़ने लगता है और धूप पड़ती है, तो वो कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल ही विटामिन डी बनता है? यस, क्योंकि विटामिन डी का प्रिकर्सर जो है वो कोलेस्ट्रॉल है। जी। अब कोलेस्ट्रॉल ने विटामिन डी बना दिया, विटामिन डी हमारी बॉडी में घूमना शुरू हो गया। अब विटामिन डी क्या करता है, जो हम खाते हैं, सपोज हमने कोई सब्जी खाई, मूली खाई, हमने सलाद खाया, उसके खाते ही जो है हमको क्या होता है कि हमारे अंदर जो कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद में वो हड्डियाँ मजबूत हो जाती है। मतलब अगर विटामिन डी नहीं मिलेगा तो हमारी हड्डियाँ कमजोर होगी, क्योंकि कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। यस। और हम लोग देते हैं सिंथेटिक। जी। सिंथेटिक इतना इफेक्ट नहीं होगा जितना कि नेचुरल होगा। ठीक। अब जब ये कैल्शियम आता है और हमारे गट के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो चेंज होते हैं। जी। क्योंकि हमारी बीमारी गट के बैक्टीरिया से ही होती है। हाँ। अभी बहुत सारे देखते होंगे प्रोबायोटिक खा लो। जी। क्या है ये? बायोटिक मतलब लाइफ, उसको हम प्रोबायोटिक, वो बैक्टीरिया खा रहे हैं, अच्छे बैक्टीरिया खा रहे हैं। तो जैसे हमारे अंदर अच्छा कोलेस्ट्रॉल, खराब कोलेस्ट्रॉल है, ऐसे हमारे इंटेस्टाइन में अच्छे बैक्टीरिया और ख़राब बैक्टीरिया है। जब दोनों का एक बैलेंस इक्विलिब्रियम में रहते हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। जिसकी गट अच्छी होती है उसका हेल्थ अच्छी होती है। अभी भी वेस्ट में सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर काम कर रहा है कि गट से हमारा माइंड का कनेक्शन होता है। और आपको जान के ताज्जुब होगा, दर्शकों को कह दूंगी, जो डॉक्टर कहते हैं कि तुमको टेंशन हो रही है दवाई खा लो, टेंशन किसी को नहीं होती है, डिप्रेशन नहीं होता है। ये डिप्रेशन और टेंशन हमारे अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी कमी के कारण होता है। जिनको हमने घी दिया है उनके सोच पॉजिटिव हो गए, दे बिकम मोर हैप्पी, उनका निराशा भाव निकल गया। इसलिए जब भी इंसान का पेट खराब होता है तो उसका मूड हमें कभी ठीक नहीं रहता। जिसे कॉन्स्टिपेशन रहता है उसका भी मूड चिड़चिड़ा रहता है। अगर खाने की बात करें तो कौन कौन सी सब्जियां खा सकता है डायबिटीज का पेशेंट, अगर उस इंसान को अर्थराइटिस, कोलेस्ट्रॉल और थायराइड भी हो तो? भगवान ने जो जितनी भी सब्जियां बनाई ना, सबके अंदर एक बैलेंस फूड है जी। किसी में कोई चीज़ ज़्यादा है, कोई चीज़ कम है। अब जैसे सरसों है, सरसों का साग है या पालक है, उसके अंदर आयरन खूब अच्छा है, आप खूब सारा आयरन खाइए। इसमें मैं आपको बताऊंगा, एक वीडियो आप बनाई है कि आयुर्वेद क्या है जी। आयुर्वेद मेरी नज़र से क्या है। तो पृथ्वी पे ऊपर 3 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो ज़मीन के अंदर, जैसे गाजर है, मूली है, आलू है, एक उसके तना और दूसरी उसकी पत्ती। तीनों के अंदर अलग अलग चीज़ों की गुण होंगी। तो आप ऐसी चीज़ें बैलेंस करो कि कुछ सब्जी ज़मीन के अंदर हो जो जड़ से बनती हैं, कुछ स्टेम हो और कुछ पत्तियाँ हो। अब स्टेम में कमल ककड़ी है, बहुत अच्छी चीज़ है? और दूसरे और कोई, अब पत्ता गोभी है, वो बाहर की तरफ से, लेकिन अरवी नीचे निकलती है, अरवी इज़ गुड। तो अरवी के साथ हो, पत्ता गोभी भी हो साथ में, टमाटर भी हो, तो फ्रूट्स में आ गया। तो इस तरह की जब हम बैलेंस करके खाएंगे और चीज़ को चूज़ कर लेंगे, कोई नीचे की हो, कोई सब्जी का पत्तों वाली हो, कोई ऐसी फल वाली हो, तो बहुत बढ़िया है। लौकी है, तोरी है, फल है। मतलब ऐसे कैटेगरी में बांटना है कि ज़मीन की नीचे होने वाली भी और उसकी तने वाली भी, उसकी पत्ती वाली भी, और ज़मीन के ऊपर होने वाली भी। तो सब जब मिक्स हो जाएगी तो अलग अलग टाइप के विटामिन, मिनरल्स सारे मिल जाएंगे। बहुत ईजी है। तो किसी भी सब्जी से कोई नुकसान नहीं है डायबिटीज के पेशेंट को? कभी नहीं। लेकिन सर फल बहुत सारे हैं। अभी हाँ, सब्जी के बारे में और बताऊं, जो भी सब्जी खाएं आप,
जो सीजनल सब्जी है सीजनल वो खाएं, क्योंकि जिस समय सीज़न होते हैं उसी समय उसके लिए बनता है, और जो आपके आसपास एरिया में हो रही हो। हाँ ये नहीं कि अभी हमारे यहाँ भिंडी अवेलेबल है, यहाँ इतनी ठंड पड़ रही है, जी, लेकिन वो भिंडी आ रही है साउथ से साउथ से या फिर महाराष्ट्र वगैरह से आ रही है, वो कोल्ड स्टोरेज की है। तो अवॉइड करेंगे कोल्ड स्टोरेज की ये सब जिस समय। और क्या होता है कि जो अगेती मतलब जो पहले से सब्जियां आती हैं उसमें कीटनाशक दवाई और ये सब ज़्यादा डालते हैं, और जब पूरी फुल आ जाती है तो जब सब्जी खूब सारी मार्केट में आ जाए, जब सब्जी बिल्कुल रोटन होने लगे सड़ी गली सी, तब समझो कि अब वो सब्जी खाने का टाइम आ गया। क्योंकि जिस सब्जी का जब सीजन है उसी सीजन में खाए, सीजन शुरू होते अगर सब्जी आ रही है तो इसका मतलब वो पेस्टिसाइड से बनाई हुई सब्जियां है। इसके अलावा सब फल कौन कौन सा खा सकता है डायबिटीज का पेशेंट? सब देखिए, अभी तो फिलहाल ये है कि वैसे फलों से तो शुगर नहीं बढ़ती क्योंकि उसके अंदर फ्रक्टोज होता है जी, लेकिन फ्रक्टोज भी तो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जी, तो फ्रक्टोज अगर ज़्यादा होगा तो उसके लिए भी इंसुलिन निकलेगी, जी, शुगर नहीं बढ़ेगा, लेकिन इंसुलिन निकल के फ्रक्टोज को जो है फैट में बदल देगी। तो फ्रक्टोज खाने से भी फैटी एसिड्स होता है। हाँ, कुछ लोगों ने जो एक डाइट चलाई कि फ्रूटी खाओ, वो थोड़ी देर के लिए तो असर करता है लेकिन लॉन्ग रन के लिए नहीं करता। लॉन्ग के लिए नहीं। हाँ, तो बैलेंस करके खाइए। तो लेकिन कौन कौन से सर, क्योंकि कई फल ऐसे कहते हैं कि शुगर बढ़ा देते हैं। कह तो रहा हूँ उससे शुगर नहीं बढ़ती है, लेवल नहीं बढ़ेगा जाते, फ्रक्टोज बढ़ेगा लेकिन उससे फैट बढ़ेगा। फैट बढ़ेगा। तो आप कोई भी फल खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा फल नहीं खाइए। बहुत ज़्यादा जैसे मीठे शुगर हैं, जैसे अंगूर हैं बहुत ज़्यादा मीठे हुए, या पपीता बहुत मीठा हो गया, और पपीता कच्चे पपीते की सब्जी खाओ, केला खाओ, कच्चे केले की सब्जी खाओ, क्योंकि हर चीज़ में 3 गुणों में होती है। जी, तो जो कच्चा होगा उसके गुण दूसरे होंगे और जो पक जाएगा उसके गुण दूसरे हो जाएंगे। तो कोई ऐसी वो नहीं है, लेकिन बैलेंस करके खाइए। जितना हम खाते हैं दाल और रोटी उतना ही वेट में आपको सलाद होना चाहिए। दूध, चीनी, वाइट चावल और आलू बंद होने चाहिए। भूख लगती रहने देनी चाहिए। घी की मात्रा आप कम से कम 10 से 12 चम्मच आपको ले बढ़ानी है। मतलब एडल्ट तो 5 चम्मच, 5 चम्मच मॉर्निंग में खाली पेट ले लिया, बाद में आपने रोटी में लगा दिया, इसमें लगा दिया, दाल में डाल दिया, और इच्छा होती है तो शाम को अगर कोई हैवी है तो वो 4 चम्मच शाम को भी ले सकता है। तो मार्केट जाके आप कोई सा भी मिलावटी दही मत, वो घी मत ले आना, वो आपको नुकसान भी दे सकता है। हाँ, और सरसों का तेल आप ले सकते हो, वो भी पी सकते हैं आप। तिल का तेल भी पी सकते हैं, और तिल के तेल, सरसों का तेल, देसी घी और ऑलिव ऑयल भी पी सकते हैं। लेकिन डॉक्टर से रिकमेंड करके ही पिए अपनी मर्जी से, क्योंकि हर किसी की बॉडी की नीड अलग अलग होती है। हाँ, क्योंकि किसकी बॉडी की क्या नीड है वो उसी को पता है, और दूसरा हर इंसान की बॉडी के हिसाब से भी उसकी डाइट अलग अलग ही होती है, और हर डाइट हर इंसान को सूट भी नहीं करती है। तो इसलिए इन बातों को जरूर ध्यान रखें सर। कई लोगों की है ना नजिला, साइनस, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में क्या है उनको डायबिटीज़ भी है। तो अगर डायबिटीज़ के पेशेंट को ठंडी प्रवृत्ति वाली बीमारी है जैसा अर्थराइटिस, नज़ला, साइनस, तो वो किन किन फलों को छोड़ दें? देखिए ऐसा है, इसमें तो जब कोई भी फल जो है और बहुत सारी सब्जियां वायु बढ़ाती हैं, वायु, और वायु जो है हमारी 80 बीमारियों का जनक जी, है ना। और वायु को स्थिर करता है घी और प्रोटीन, ये स्थिर करते हैं। तो इसलिए ये है कि जो ऐसे लोग हैं वो जब थोड़े हेल्दी हो जाएं धूप की शिकायत से और घी से, तब वो फल की तरफ बढ़ें, नहीं तो कम से कम फल खाएं। तो जब तक उनको चीज़ें उनकी मैनेज नहीं हो रही है तब तक। हाँ, वैसे बेर, अच्छा बेर खा सकते हैं आप, केला वगैरह तो खाते ही हैं, खा सकते हैं। नाशपाती आती है, आलू बुखारे आते हैं, आड़ू आते हैं, ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। सर आपका क्या मानना है आपके अनुभव के आधार पर कि अगर कोई इन सारी चीज़ों को बिल्कुल मैनेजमेंट के साथ खाए तो कितने टाइम में उसका डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी? देखिए अब ये तो पर्सन टू पर्सन होता है। अगर कोई, अभी मेरे पास एक केस ये है कि वो 20 साल से दवाइयाँ खा रही थी और एकदम से उसने छोड़ दी और 10 दिन के अंदर ही वो ठीक होने शुरू हो गई। लेकिन किसी को अगर लंबी इंसुलिन चल रही है तो वो इंसुलिन एकदम से नहीं बंद करना है, वो धीरे धीरे करना है डॉक्टर की सलाह लेके। हाँ, कोई साल का है, 2 साल का है, कोई यंग है और उसको अभी कुछ ही दिन हुए हैं, तो एकदम से दवाइयाँ छोड़ दे, वो 10 दिन 12 दिन में ही ठीक हो जाएगा। सर कई लोग कहते हैं कि जो वैसे तो आंवला, करेला, चुकंदर ये बहुत फ़ायदेमंद बताया जाता है, पालक, लेकिन करेले को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद बताया जाता है इंसुलिन के लिए, क्योंकि जो पैनक्रियाज होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, कहते हैं करेले का जूस। तो कोई भी पेशेंट जिसको डायबिटीज़ है वो करेले के जूस को किस तरह से पिए और कितना पिए? क्योंकि करेले के जूस को अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आप पी लोगे
तो डायबिटीज जो हमारा शुगर लेवल है बिल्कुल डाउन हो जाएगा और आपको चक्कर भी आने लगेंगे। बिल्कुल तो कितना पिए, कैसे पियो पहली बात ये मैं बता दूं आपको कि जो करेले का जूस या कोई भी जूस है ये वायु बढ़ाते हैं जी। और करेला एक ऐसा है कि करेले का अचार कभी आप खा लो तो इतनी वायु होगी कि आप परेशान हो जाओगे जी। तो मैं इसको कोई सुझाव नहीं देता कि आप जूस लो और ये लो, इससे कुछ नहीं होता है। आप पूरे फ्रूट्स लो, उसके साथ में उसका फाइबर भी है ना, करेले की सब्जी बना लो, खा लो। जूस की क्या जरूरत है? जूस तो पेशेंट के लिए होता है जो हाँ, ज़्यादा बीमार हो, बहुत ज़्यादा है, वो भी नहीं, वो भी कंट्रोल होके होना चाहिए। हाँ। उससे नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए होगा, क्योंकि क्या है देखिए 3 गुणों में आयुर्वेद है, वात पित्त और कफ। बहुत ज़्यादा करेले का जूस पी लो, कॉल सी हो जाएगी अंदर, वायु बढ़ेगी उसको, तो उसको एकदम से मत लो आप। हाँ, खाने के साथ ले लो, करेला खा लो। यहाँ पे मैं डिफ़र करता हूँ कि जूस ही जूस पीना नहीं, या फल ही फल खाना नो, बैलेंस करके चलो आप। जी, इस क्वेश्चन को पूछने का मेरा कारण ये भी था क्योंकि आज के समय में हमने देखा है कि जूस पीने का ट्रेंड ना बहुत ज़्यादा चल पड़ा है और जब हम जूस पीते हैं ना तो हमारी बॉडी में फाइबर नहीं पहुंच पाता। और आपने भी देखा होगा जब आप बीमार पड़ते हैं या घर में कोई बीमार पड़ता है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है, उसको लिक्विड तभी दिया जाता है जब वो किसी चीज़ को खाने में असमर्थ होता है। वरना डॉक्टर कहते हैं भले खिचड़ी खा लो लेकिन पतली करके, लेकिन खाओ आप फाइबर वाली चीज़ें ही। खिचड़ी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात। तो इसलिए अभी क्या हो रहा है कि ये जितनी भी चीज़ें मैं लेके आया हूँ आपके सामने, ये वेल रिसर्च्ड हैं और हमें आयुर्वेद वाले ठीक है, मैं कहता हूँ आयुर्वेद को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत इफेक्टिव है, सक्षम है, बहुत सारी बीमारियाँ हैं और मैं कहता हूँ आयुर्वेद तो मदर है सबकी, क्योंकि हज़ारों साल से चला आ रहा है, आज भी वो सिद्धांत है और 500 साल पहले भी वो था। प्रकृति वही है, मनुष्य वही है, लाखों साल से इस पृथ्वी पे है, तो सिद्धांत तो हर जगह वो है। इस पृथ्वी पे चाहे वो लंदन में बैठा हो पेशेंट, वो भी ठीक हो रहा है इसी डाइट से। हाँ वो तो है, पूरी दुनिया यहाँ भी ठीक हो रहा है। तो ये जो 3 गुण हैं ये हर जगह हैं, वात पित्त कफ, तो हमको बैलेंस करके इसको साम्य अवस्था में लाना है, बैलेंस में लाना है। साम्य अवस्था में कब आएंगे? जब हम नेचर के साथ जुड़ेंगे। जी। नेचर के साथ जुड़ने के लिए हमने आपको बताया कि आप घी खा रहे हो, नेचर से जुड़ रहे हो, आप ये सब्जियां जो हैं या दालें हैं ये को बैलेंस करके खा रहे हो, सन से जुड़ रहे हो, धूप की सिकाई कर रहे हो और पानी पी रहे हो, पानी से जुड़ रहे हो। तो जब आप पूरे वातावरण से जुड़ेंगे तो जब आदमी जुड़ता है तो वो महायोग है। और फैट भी हमें वही वाला लेना चाहिए, नेचर से डायरेक्ट मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि क्या है अगर आप देखो हाथी को देखो आप जी, वो कितना फैटी होता है, उसका फैट कहाँ से आया भाई? नेचर वो तो पत्तियाँ खा के आता है जी। लेकिन उसका फैट कोलेस्ट्रॉल उसका अंदर का बनाता है वो। तो ये सिस्टम हमारा सारा एक है, जैसे कहते हैं ना एक ओंकार, पूरा सिस्टम एक है और एक ही डाइट है, एक ही सोल्यूशन है, एक ही प्रिंसिपल है, एक ही सिद्धांत है। तो इसको आप काट नहीं कर सकते किसी भी हालत में। तो प्रॉपर डाइट और प्रॉपर एक्सरसाइज। हाँ, अब रही हमारी एलोपैथी वाली बात। एलोपैथी में क्या होता है कि लोगों को डर जो है वो हो जाता है, ज़्यादा दिया जाता है। हाँ, तो डर ना करें और डरो मत बिल्कुल भी। चाहे आपको कोलेस्ट्रॉल हो जाए, चाहे आपको ये डायबिटीज़ हो जाए, चाहे आपको ब्लड प्रेशर हो जाए, हार्ट हो जाए, एंजाइना हो जाए, डरो मत। ओबेसिटी हो, इसको फेस करो। डर गया मर गया, फेस करेगा लड़ेगा, लड़ेगा तो जीतेगा। और लड़ना कैसे है? धीरज के साथ में, पेशेंस, प्रिजर्वेरेंस एंड प्रैक्टिस। 3 P आपको हमेशा जीत दिलाएंगी जी। और आप बीमार नहीं होगे। धन्यवाद सर आपका कि आपने हमें बताया कि कैसे हम अपनी इलनेस को ठीक करके वेलनेस की तरफ बढ़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपने सर की इस खान पान वाली वीडियो से कि कैसे क्या खाए, कितना खाए कि आपका डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड जैसी और भी बीमारियां कंट्रोल हो सके। और आपने ये भी जाना कि क्यों इतनी सारी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में हो जाती है। इसलिए आपकी लाइफ में जब भी कोई भी प्रॉब्लम होगी आप डॉक्टर से डायग्नोज करवाएं और डायग्नोज भी प्रॉपर कराएं। इसका मतलब ये नहीं कि शुगर लेवल बढ़ गया है तो केवल आपने शुगर चेक की और आप उसकी दवाई खाने लगे या आपने उसकी डाइट फॉलो कर ली। पहले आप अपनी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स का भी टेस्ट करवाइए कि अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए जब पूरी चीज़ें डायग्नोज हो जाएंगे, सारे सिम्टम डायग्नोज हो जाएंगे, तो उसके बाद आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाइए, तो आप देखेंगे कि आप वेलनेस की तरफ ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेंगे। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे सर के माध्यम से आपको आपकी हेल्थ से जुड़े इश्यूज के आंसर देने का। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में हेल्थ से जुड़ी एक और जानकारी के साथ। धन्यवाद।